हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वीरपाल और स्वागत है आपका संकल्प क्लासेस में। और आज चूँकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपको यूपी टेट, सी टेट और यूके टेट मतलब जितने भी टेट्स हैं उन सब से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी। और ख़ास बात ये रहेगी क्योंकि आप सबका सहयोग रहेगा तो वीडियोस डेली मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो टॉपिक रहेगा आपका जीन पियाजे का, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करता है पॉइंट गेन करने में। क्योंकि हम जब कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम में मित्रों एक एक पॉइंट एक मकान का निर्माण करता है। मकान का निर्माण मतलब एक एक पॉइंट से हमें क्वालिफाई करने तक या फिर अच्छे नंबरों तक ले जाने तक बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी प्रकार हमें एक एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है अपने स्कोर को बड़ा करने के लिए। और उस स्कोर में 100% जो भूमिका कुछ टॉपिक निभाते हैं उनमें से ही एक है आपका जीन पियाजे। ठीक, अब बात करते हैं हम जीन पियाजे साहब की। चूंकि जो जीन पियाजे साहब थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। क्लियर? स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जिनका जन्म 1896 मतलब 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ। अब देखते हैं इन्होंने आगे क्या किया। चूँकि ये वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक होने के साथ साथ इन्होंने जो अपना काम किया वो बहुत सारे क्षेत्रों में किया। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी किया। अब मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपनी अधिकतम में अगर बात करूं तो लगभग इनकी 400 के आसपास किताबें या फिर इनके जर्नल्स पब्लिश्ड हुए। और उन्हीं जर्नल्स में एक सिद्धांत था इनका, जिस सिद्धांत का नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्लियर हुआ? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या फिर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं हम इसे। ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यूपी टेट में, किसी भी टेट में क्वेश्चन यही आ जाता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ध्यान दीजिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसकी है? जीन पियाजे साहब की। क्लियर? ठीक, अब जीन पियाजे साहब ने अपनी इस थ्योरी के लिए किया क्या, इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। देखिए बहुत मुख्य बात है, इन्होंने अपने ही बच्चों पर, 3 बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया और उनकी पल पल की खबरें अपने एक जगह एक डाटा कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन करने के बाद में जो निष्कर्ष निकाला वही निष्कर्ष निकलता है क्या? आपका जो संज्ञानात्मक विकास थ्योरी है। इस संज्ञानात्मक विकास थ्योरी को और भी नाम से जानते हैं। इसे हम विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और इसे हम ज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इनके ये 2 नाम और भी आप देख सकते हैं। कौन सा? ज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत। इंग्लिश में बात करें तो कॉग्निटिव थ्योरी। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। क्योंकि हम जो जीन पियाजे साहब हैं वो बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे और आप मेरे साथ बने रहिएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, ईंट से ईंट लड़ाने का काम करेंगे, मतलब एक एक नंबर पे आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो इनके कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इनकी थ्योरी जो है उन कॉन्सेप्ट्स बेस पे है, मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम नहीं समझ पाए तो क्या होगा, हम आगे इनके सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। और इन कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट से सिद्धांत को समझें। कॉन्सेप्ट जब हमारे क्लियर होंगे तो वो हमें देंगे नंबर, और हमें क्या चाहिए? नंबर। ठीक, अब देखिए कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में, वो देखते हैं। वो कौन सा है? सबसे पहली बात हम करते हैं एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन क्या है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मित्रों अनुकूलन। क्या बोलते हैं? अनुकूलन। ठीक,
जिसे हम अनुकूलन बोलते हैं। अब अनुकूलन है क्या? जब बच्चा एक नई परिस्थिति में पहुंचता है, एक नवीन परिस्थिति में पहुंचता है, एक नई सिचुएशन के साथ अपने आप को रूबरू कराता है, उस समय पे होता क्या है, बच्चा वहाँ की जानकारी के अनुसार या फिर वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। क्लियर हुआ? अपने आप को एक नई परिस्थिति में अपने आप को ढालना ही क्या है? एडेप्टेशन है, अनुकूलन है। क्लियर? ठीक। अब हम बात करते हैं, ये एडेप्टेशन है, इसको प्याजे साहब ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला था आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात्करण। क्या? आत्मसात्करण। एसिमिलेशन को बोलते हैं हम आत्मसात्करण। क्योंकि एसिमिलेशन है क्या? जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को, ध्यान देना, जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में जोड़ लेता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? आत्मसात्करण। क्लियर? मतलब एसिमिलेशन। जब बच्चा अपनी जो प्री नॉलेज है उसको नई परिस्थितियों में, मतलब जो नई परिस्थितियां हैं उनमें वो पहुंच रहा है, उनमें पहुंचने के बाद अपनी जो पहले की सीखी हुई नॉलेज है उसका यूज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि वो आत्मसात कर रहा है, वो एसिमिलेट कर रहा है। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं, इसका सेकंड है, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड। फर्स्ट है इसका एसिमिलेशन। एडेप्टेशन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट है एसिमिलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की अगर हम बात करते हैं तो एकोमोडेशन जो है, एकोमोडेशन में इसे बोलते हैं हम समायोजन। क्या क्या बोलेंगे? समायोजन। क्लियर हुआ? देखिए, अब एकोमोडेशन जो है, इसे हमने देखा था एसिमिलेशन में हम पूर्व ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है जब हमारा जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके हम नई परिस्थितियों में यूज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? समायोजन। क्लियर हुआ? मतलब जो हमारा पहले का ज्ञान है उसे हम नई परिस्थितियों में यूज़ तो करेंगे, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बच्चा जो ऊपर चिड़िया को देखता है, जो चिड़िया है, चिड़िया उड़ रही है और उसकी मम्मी उसे बताती है कि ये चिड़िया उड़ रही है, और चिड़िया उड़ रही है, उसे पता लग गया कि हाँ वो अपने परों से उड़ रही है। लेकिन दूसरे दिन ही वहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ के जाता है, और जब वो एरोप्लेन को देखती है तो क्या होगा? वो देखती है ये भी चिड़िया है, लेकिन उसने देखा इसमें तो बहुत सारी आवाज़ हो रही है, चिड़िया उड़ रही थी, वो तो शांत उड़ रही थी। उसने उन परिस्थितियों को देखा जब चिड़िया उड़ रही थी, और जब उसने ये देखा कि ये चिड़िया नहीं बल्कि कुछ और है, फिर उसे बताया गया ये चिड़िया नहीं, क्या है? ये एरोप्लेन है। इसका मतलब उसने अपनी जो स्कीमास थी उसमें चेंज किया, और उसे ये पता लग गया कि ये चिड़िया नहीं, क्या है? एरोप्लेन है। मतलब उसने जो प्री नॉलेज थी उसे कि ऐसे चिड़िया ही नहीं उड़ सकती बल्कि एरोप्लेन भी उड़ता है, उसमें परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन हो गया जिसे हम क्या कहेंगे? समायोजन। दूसरा उदाहरण समझाता हूँ। अगर एक बच्चा जिसने छोटी बिल्ली को देखा, उसी के समान छोटा कुत्ता भी था। छोटे कुत्ते, क्योंकि बिल्ली के 4 पैर थे, बिल्ली की 2 आँखें भी थीं, बिल्ली की एक पूँछ भी थी। सेम कुत्ते में भी 4 पैर थे, एक पूँछ थी, 2 आँखें थीं। ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई। उसने देखा कि हाँ ये दोनों सेम हैं। अगर वो बिल्ली को बिल्ली बोलता है तो क्या होगा? अगर वो बिल्ली को बिल्ली बोलता है, जिसे कहेंगे एसिमिलेशन। अगर वो देख लेता है कि बिल्ली दूसरी तरीके से बोल रही थी और ये दूसरे तरीके से बोल रहा है, इसका मतलब ये बिल्ली नहीं है, ये और कुछ है। इसका मतलब वो क्या कर लेता है? वो समझ लेता है ये क्या कुछ और कुछ है, और कोई उसे बताता है इसे कुत्ता बोलते हैं। इसका मतलब अब वो समझ जाता है कि नहीं ये बिल्ली है, कुत्ता है। अब दोनों में अंतर करना सीख गया। इसका मतलब अब वो जैसे ही उसके सामने कोई कुत्ता आएगा तो वो समझ जाएगा ये कुत्ता है। इसका मतलब वो क्या कर लेता है? समायोजन कर लेता है। क्लियर?
पहला अनुकूलन, दूसरा आत्मसात्करण, तीसरा समायोजन। क्लियर। अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पे और छोटा सा है, चूंकि आत्मसात्करण और समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इन दोनों के बीच में एक वर्ड आता है जिसे प्याजे साहब ने इक्विलिब्रेशन कहा। इक्विलिब्रेशन मतलब साम्य धारण। क्लियर। इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। अब साम्य धारण ये एक नई कौन सी चीज़ आ गई, देखते हैं कि ये नई कौन सी चीज़ है। ये जो नई चीज़ है जिसे अब साम्य धारण की प्रक्रिया ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बनाने का काम करती है। अब कैसे बैलेंस बनेगा भैया, ये कोई मैथ की समीकरण तो है नहीं कि दोनों को बैलेंस करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बैलेंस होगा देखते हैं। अब देखना ये है जो साम्य धारण है, साम्य धारण में होता क्या है, जब बच्चे के सामने कोई नई परिस्थिति आती है, क्योंकि यहाँ भी नवीन परिस्थिति में वो अपने पूर्व ज्ञान को यूज कर रहा था, यहाँ भी नवीन परिस्थिति में अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर रहा था। बच्चा जब नवीन परिस्थिति में पहुँचता है, न्यू सिचुएशंस के साथ अपने आप को उसके काम में जो भी काम होता है नई सिचुएशन में वो करने जब जाता है, तो जब वो नई परिस्थिति को देखता है तो उसके मन में कभी कभी एक, जब समस्या वो सॉल्व नहीं कर पाता, समस्या सॉल्व नहीं कर पाता, इसके मतलब ये है कि उसमें एक असंतुलन पैदा हो जाता है। जो असंतुलन पैदा होता है, उस असंतुलन को संतुलन में लाने के लिए ये प्रक्रिया काम में आती है, जिसे कहते हैं साम्य धारण। मतलब जब बच्चा नवीन परिस्थितियों में पहुंचता है और उन परिस्थितियों में जब वो कोई समस्या के सामने पड़ता है, मतलब उस समस्या का समाधान करना चाहता है और समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उसमें एक असंतुलन पैदा हो जाता है और उस असंतुलन को संतुलन करने के लिए वो साम्य धारण की प्रक्रिया अपनाता है। मतलब इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। ये चार चीज़ें क्लियर हुई। पहला आपका अडेप्टेशन, दूसरा एसिमिलेशन, तीसरा एकोमोडेशन और चौथा है इक्विलिब्रेशन। क्लियर। ठीक है। अब देखते हैं और इनके मुख्य पॉइंट कौन कौन से थे। मुख्य पॉइंट डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग मतलब हिंदी में इसे बोलेंगे विकेंद्रण। क्या बोलेंगे मित्रों, विकेंद्रण। अब विकेंद्रण कौन सी बला है देखते हैं। विकेंद्रण में जब बच्चा किसी वस्तु के बारे में वास्तविक या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने लगता है, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे विकेंद्रण या डिसेंटरिंग। अब कैसे देखते हैं। ये माना कोई वस्तु है, इस वस्तु के बारे में बच्चा सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा है, वो ना इधर सोचता है, ना इधर सोचता है, ना इधर सोचता है, ना इधर सोचता है, मतलब इसके आसपास या दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि इस पर ही फोकस लगाता है। इस पर जब फोकस लगाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चा डिसेंटरिंग की प्रक्रिया में है। क्लियर। ठीक। अब देखते हैं मित्रों, हमने ये चार चीज़ें क्लियर की। पांचवा ये किया डिसेंटरिंग मतलब विकेंद्रण, और इसके बाद है स्कीम्स। देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं टेट में कि स्कीम्स क्या है या स्कीमा क्या है, या फिर आत्मसात्करण क्या है, या समायोजन क्या है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये प्रक्रियाएं कौन सी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए, चूँकि हम स्कीम्स की बात करते हैं, स्कीम्स है क्या, क्योंकि जब बच्चा एक किसी व्यवहार को कर रहा है, उस व्यवहारों का एक इकट्ठा पैटर्न, मतलब व्यवहारों का ऐसा संगठित पैटर्न जिसको आसानी से दोहराया जा सके। क्लियर। देखिए, एक बच्चा जब सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद में सबसे पहले वो फ्रेश होने जाता है, फ्रेश होने के बाद में उसे पेस्ट करना पड़ता है, पेस्ट करेगा, फिर नहाएगा, इसके बाद कपड़े पहनेगा, इसके बाद शूज़ पहनेगा, इसके बाद खाना खाएगा, और इसके बाद स्कूल जाने वाली बस पकड़ेगा। मतलब ये सब कुछ एक क्रम से हो रहा है।
एक क्रम से हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बच्चा जब उठेगा तुरंत बस में बैठ जाएगा, क्या होगा? नहीं होगा। क्या बच्चा जैसे ही उठेगा वैसे ही खाना खा लेगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये सब कुछ जो व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, वो क्या होगा? एक क्रम से चल रहा है। पहले उठेगा तो वॉशरूम जाएगा, उसके बाद वो ब्रश करेगा, इसके बाद वो नहाएगा, मतलब डेली का उसका यही काम है। तो व्यवहारों का ऐसा संगठित पैटर्न जो आसानी से दोहराया जा सके उसे क्या कहते हैं? स्कीम्स। क्लियर हुआ? उसे कहते हैं स्कीम्स। ये स्कीम्स क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखो, ये लास्ट पॉइंट आपका है स्कीमा। स्कीमा देखते हैं क्या है। अब चूंकि हमने स्कीम्स पढ़ा, ये देखिए एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ आपको। ये एक छोटी सी स्कीम ये हो गई, एक व्यवहारों का पैटर्न ये हो गया, एक व्यवहारों का पैटर्न ये हो गया। क्योंकि हम दिन में कोई एक व्यवहार नहीं करते, बहुत सारे व्यवहार रहते हैं हमारे, तो बहुत सारे व्यवहार हो सकते हैं। और इन व्यवहारों को अगर किसी एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो हम कह देंगे दिस इज कॉल्ड स्कीमा। क्लियर? देखिए, स्कीमा को अगर हम एक सरल शब्द में कहें तो व्यवहार जो है ऐसे व्यवहार जिनका हम जनरलाइजेशन कर सकें। जनरलाइजेशन मतलब अन्य परिस्थितियों में सामान्यीकरण कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। क्लियर? व्यवहारों का ऐसा संगठन या फिर मानसिक संरचना कह सकते हैं। मानसिक संरचना, हमारे माइंड में बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। एक ऐसी मानसिक संरचना जिसको हम अन्य परिस्थितियों में उसका यूज कर सकें, मतलब उसका हम सामान्यीकरण कर सकें, उसका जनरलाइजेशन कर सकें, जिसे हम कहते हैं क्या? स्कीमा। क्लियर हुआ? ओके। अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। इनकी स्टेज पर बात करेंगे। स्टेज पर अगर बात करते हैं तो इन्होंने 4 स्टेज बताई हैं। किसकी? अपना जो सिद्धांत है, अपनी जो थ्योरी है, उस थ्योरी की 4 स्टेज बताई हैं। उन 4 स्टेजों पर बात करेंगे हम। मित्रों, अगर मज़ा आता हो क्लास में तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, चूँकि मज़ेदार से मतलब है जो हमें नंबर भी दिलाए और पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट भी क्रिएट करे, तो ऐसी वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखते हैं इन्होंने जो स्टेज बताई थी वो क्या थी। अगर हम इसकी स्टेज की बात करें तो इन्होंने 4 स्टेज बताई थी। 4 स्टेज बताई थी, ध्यान देना। पहली जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई बताएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं लगाओगे? चलिए ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को आता होगा। अच्छा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी सोचें कि पहली स्टेज थी कौन सी। हाँ, सोचिए कौन सी थी? अच्छा, सेंसरी मोटर स्टेज। गुड, अरे वाह, आपने तो बता दिया। पहली जो स्टेज थी उसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था पहली स्टेज है। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था। मित्रों ध्यान देना, चूंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन
संवेदी पेशी नाम से आ जाता है, कभी कभी इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से आ जाता है। लेकिन हमें जब ये दोनों ध्यान नहीं रहे तो सीधी सी बात है कि हम सेंसरी मोटर स्टेज को ध्यान रखेंगे कि जो प्याजे की पहली अवस्था थी उसका नाम क्या था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज ये कितने से कितने वर्ष की थी ये देखेंगे, क्योंकि ये जो थी वो 0 से लेकर 2 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक, इस अवस्था की एज 0 से 2 वर्ष थी। ठीक, अब 0 से 2 वर्ष, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर होता है कि ये जो अवस्था है इंद्रिय गामक अवस्था है, मतलब यहाँ पे बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। जितना भी सीखेगा अपनी इंद्रिय, क्योंकि 0 से 2 साल का बच्चा है, 0 से 2 साल का बच्चा मित्रों ज़्यादा क्या चल सकता है, क्या भाग सकता है, नहीं ना, क्योंकि वो छोटा शिशु है। छोटा शिशु है तो क्या करेगा, उसकी जो लर्निंग होगी, लर्निंग उसकी इंद्रियों के हिसाब से होगी। उसे जैसे इंद्रियों में अपनी सेंस से जो देख रहा है वही सीख रहा है, जो सुन रहा है वही सीख रहा है, मतलब उसकी जो लर्निंग है वो उसकी इंद्रियों के हिसाब से होगी। अब देखते हैं, क्योंकि ये 0 से लेकर 2 साल तक का है, और इसमें एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व। अब देखिए ये वस्तु स्थायित्व क्या होता है, जब बच्चा 18 से लेकर 24 महीने का होता है। 18 से 24 महीने का होता है, इस समय पे बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, मतलब वो वस्तु को खोजने लगता है। कभी कभी देखते हैं हम बच्चे को बोल देते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ छिपा ली, उससे कोई चीज़ छिपाई तो वो उस चीज़ को खोजने का प्रयास करता है। हम कह देते हैं ले कौवा उड़, मतलब कौवा ले गया, या फिर हम कह देते हैं मंकी ले गया, या फिर बंदर ले गया। जो भी हम उसे बोलते हैं मतलब उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को फिर समझने लगता है, उसको खोजने का प्रयास करता है, उसको ढूंढने का प्रयास करता है, वस्तुओं को लौटपौट करने का प्रयास करता है, जिससे कि उस वस्तु को खोज सके। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वस्तु स्थायित्व, मतलब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। क्लियर, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का जो गुण है वो क्वेश्चन आता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण या फिर ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस जो है वो कौन सी अवस्था में है, तो मित्रों हम क्लियर बता देंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत ये गुण आता है। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट है, इस अवस्था में बच्चा कार्य कारण संबंध नहीं देख पाता। जो कार्य हो रहा है, कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध वो नहीं देख पाता, क्योंकि उसे पता है, जैसे हम एक बच्चे को एक बेड पे बिठा देते हैं और मान लीजिए वो बच्चा नीचे गिर जाता है, वो नीचे गिर जाता है और हम दोबारा से उसे ऊपर बिठा देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा खेलते खेलते फिर नीचे गिर जाता है। वो इसलिए गिर जाता है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वो जो गिर रहा है वो किस कारण से गिर रहा है। इसका मतलब उसमें लर्निंग पावर इतनी नहीं है कि वो किसी कार्य का कारण देख सके कि जो काम हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट थे, एक तो वस्तु स्थायित्व, दूसरा कार्य कारण संबंध, और तीसरा इस अवस्था में क्या है, बच्चा किसके द्वारा सीखता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम पहुंचते हैं इसकी सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज कौन सी है मुझे बताएंगे क्या? कोई बताएगा? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। सेकंड जो स्टेज है जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ध्यान देना, इस एज की जो इस स्टेज की जो एज होगी वो कितनी होगी? पहली वाली की कितनी थी? पहली वाली की थी 0 से 2 वर्ष, तो इसकी 2 से 7 वर्ष होगी। क्लियर हुआ? कितनी होगी? 2 से 7 वर्ष होगी। अब देखिए
क्योंकि इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसे बोलते हैं। चलिए, अब स्टेज में होता क्या है, बच्चा चूंकि बड़ा हो चुका होता है, कितना पहली वाली स्टेज का था 0 से 2 वर्ष, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष की एज में पहुंच चुका है। तो इस जो अवस्था है इसमें बच्चा क्या करता है, क्रिया नहीं कर पाता, लेकिन चीज़ों को देख सकता है, चीज़ों के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है। इसका मतलब वो काम नहीं कर पाएगा। अब देखो, इसमें अगर मुख्य गुण की बात करें तो जीववाद होता क्या है, एनिमिज्म, जीववाद। इस अवस्था में जीववाद का गुण पाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे कि जीववाद है क्या। तो जीववाद एनिमिज्म की अगर हम बात करें, बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। क्लियर, बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। मान लीजिए एक क्लास में एक फैन चल रहा है, क्लास में नहीं, क्योंकि बच्चा क्लास में नहीं है अभी, ध्यान दीजिए, क्लास में नहीं, क्योंकि बच्चा एक रूम में है, एक रूम में ऊपर फैन चल रहा है और अचानक से लाइट चली जाती है, तो वो समझता है ये जो चल रहा था अब क्यों नहीं चल रहा है, वो उसकी ओर इशारे करने की भी कोशिश करता है कभी कभी। या फिर अगर वो साइकिल चल रही है तो वो समझता है ये भी कोई चलने वाली चीज़ है, वो भी उसे सजीव समझता है। या फिर मोटरसाइकिल चल रही है तो वो उसे भी सजीव समझता है। तो मतलब वो वस्तुओं के सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, जिसे हम कहते हैं एनिमिज्म या फिर जीववाद का गुण सेकेंड स्टेज में आता है। क्लियर, ध्यान देना, जो 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था है प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके अंतर्गत क्या आता है, जीववाद का गुण आता है। अब इसमें एक और मेन पॉइंट है, ईगोसेंट्रिज्म। मेन पॉइंट कौन सा है, ईगोसेंट्रिज्म मतलब इसे हिंदी में बोलेंगे अहम केंद्रता। अब ये क्या है, अहम केंद्रता क्या है, देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ से अहम केंद्रता। चूंकि प्याजे साहब ने कहा था कि जब बच्चा स्वयं से बातें करता है तो उसे बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म या फिर अहम केंद्रता। आगे मैं वाइगोत्स्की में भी बताऊंगा। वाइगोत्स्की जो थे, उन्होंने जो बच्चा स्वयं से बातें करता है, उन्होंने कहा था जब बच्चा स्वयं से बातें कर रहा है इसका मतलब वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, अपने कार्य को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। जबकि जो प्याजे साहब थे, प्याजे ने कहा जब बच्चा स्वयं से बातें करता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रता कहेंगे मित्रों। अहम केंद्रता, चूंकि बच्चा इस अवस्था में क्या सोचता है, अहम केंद्रता में इन्होंने कुछ और बातें बताई। जब बच्चा अब ये सोचता है कि जो कुछ हो रहा है वो सब मेरे लिए हो रहा है। जैसे बच्चा एक घूम रहा है, बाहर खेल रहा है और वो जैसे जैसे दौड़ रहा है, उसे लगता है कि सूर्य भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, जहाँ वो जाता है सूर्य भी उतना ही चलता है। तो ये सब कुछ बच्चा ये सोचता है जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है। इसे बोलते हैं हम क्या, ईगोसेंट्रिज्म। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि जब बच्चा स्वयं से बातें करता है तो प्याजे के अनुसार उसे क्या कहेंगे, तो मित्रों उसे कहेंगे ईगोसेंट्रिज्म। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, जब बच्चा 2 से 7 साल की मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, उसमें क्या होता है, वो चीज़ों को मतलब जैसे मैंने लिख दिया 1 5 7 9 2 3, अब वो इसे ये नहीं कर पाएगा कि 3 को यहाँ आना चाहिए, 2 को यहाँ आना चाहिए, मतलब वो चीज़ों को उलट पलट नहीं कर पाएगा इस एज में। क्लियर हुआ, मतलब इसे बोलते हैं अपलटावी गुण। ठीक है, तो
अगर हम अपलटावी गुण की बात करेंगे तो वो सेकंड स्टेज में आएगा। अब ध्यान देना, अपलटावी और पलटावी में डिफरेंस होता है। पलटावी गुण की अगर हम बात करते हैं तो वो दूसरी तीसरी स्टेज में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में मित्रों, जिसे प्याजे साहब ने 7 से 11 की एज में रखा था, और थर्ड स्टेज जो है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज मित्रों कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हिंदी में जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चूंकि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो कौन सी एज में पहुंच चुका है मित्रों? कौन सी एज में? 7 से 11 की एज में पहुंच चुका है। 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होगा, इसका मतलब प्याजे के अनुसार वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आ चुका है, जिसे हम हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अब देखिए, क्योंकि मूर्त नाम से ही स्पष्ट है, बच्चा चीज़ों को देखकर उन पर रिएक्शन कर सकता है। इसमें चीज़ों को देखकर उन पर मतलब मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। अगर मूर्त चिंतन की अवस्था हम कहें तो मूर्त चिंतन की अवस्था, क्वेश्चन आए कि मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाएगी। अब इसमें देखिए, अभी मैंने पिछले वाले स्टेज में बताया था अपलटावी, लेकिन इसमें क्या पलटावी गुण आ जाता है। पलटावी गुण आ जाता है। बच्चा इसमें चीज़ों को उलट पलट सकता है, वस्तुओं को क्रम से लगा सकता है, संख्याओं को क्रम से लगा सकता है। इसका मतलब उसमें पलटावी गुण आ चुका है। कौन सी स्टेज में? तीसरी स्टेज में बच्चे में पलटावी गुण आ जाता है। इसके बाद वो चीज़ों में तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकता है। तुलनात्मक अध्ययन, दो चीज़ें दी गई बच्चों को, एक चीज़ अलग है, दूसरी चीज़ अलग है, उन दोनों में तुलना भी कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन। उन दोनों की तुलना करके वो एक निष्कर्ष पे पहुंच सकता है। क्योंकि वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, वो वस्तुओं को देख के उनकी तुलना कर सकता है, जिसका मतलब ये तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। इसके बाद की अगर हम बात करें, वो मूर्त चिंतन भी मैंने आपको बता दिया कि मूर्त चिंतन कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं इसमें, एक तो मूर्त चिंतन हो जाएगा, मूर्त चिंतन, तुलनात्मक अध्ययन और पलटावी गुण। ये 3 चीज़ें कौन सी स्टेज में आएंगी? तो मित्रों ये तीसरी स्टेज में आएंगी। तीसरी स्टेज कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज कौन सी है? बताओ बताओ बताओ, हमें पता है, आपको आता है, आपको आता है ना? हाँ, आपको आता है। फोर्थ स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करें, चूंकि ये लास्ट स्टेज है, और लास्ट स्टेज मित्रों कितने से कितने तक होगी? ये 11 से लेकर 15 या 16 तक होगी लगभग।
ठीक है, कहीं कहीं किताबों में आपको 15 मिल जाएगा, कहीं कहीं 16 मिल जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन ये आता नहीं है कि 15 तक आती है 16 तक आती है, जो ऑप्शन एक ही होगा, या 15 होगा या 16 होगा। ठीक है, हम लास्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। इसी को मित्रों दूसरे नाम से जानते हैं हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करें, चूंकि बच्चा एक ऐसी स्टेज में है जहाँ पे वो लगभग किशोरावस्था में एंट्री करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो 11 से 15 या 16 साल की एज का है, इसका मतलब वो किशोरावस्था में एंट्री करने वाला है। इसका मतलब बच्चा अमूर्त चिंतन करने योग्य बन गया है, वो अमूर्त चिंतन कर सकता है। अमूर्त चिंतन मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वो अमूर्त चिंतन कर लेगा। ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा, अगर क्वेश्चन आता है कि अमूर्त चिंतन का प्रारंभ कब होता है, तो सीधे सीधे इससे पहली वाली स्टेज में, मतलब तीसरी स्टेज की लास्ट में अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अमूर्त चिंतन होता कौन सी एज में है? तो अमूर्त चिंतन आपका 4th स्टेज में होगा। और इसमें जब बच्चा उसके सामने कोई समस्या आती है, जब बच्चे के सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी कर सकता है। समस्या समाधान भी कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 4th स्टेज है उसमें बच्चा क्या कर सकता है? एक तो अमूर्त चिंतन कर सकता है, समस्या समाधान भी कर सकता है, और वो चीज़ों को, चूँकि पहले वाले स्टेज में जो सारे काम करता था उनको अच्छे से कर सकता है। ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो आपका जीन पियाजे साहब यहीं पे एंड होते हैं, और आगे लेक्चर में हम देखते हैं कोई नया टॉपिक, शायद बैगोत्स्की। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।